तो स्वागत है इस वीडियो में। मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्टर और कैबिनेटर का। ये क्या होता है दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सीएसएस को लिखने में, ताकि आप बार बार क्लास और आईडी को यूज ना करें एक प्रॉपर तरीके से। तो इतने प्रकार के कैबिनेटर हैं, ठीक है, और सिलेक्टर भी साथ में ही है। टुगेदर में हम लोग लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। एलिमेंट टाइप का मतलब कुछ नहीं, आप जो टैग यूज कर रहे हो पी डी, इसको यूज करके आप सी एस एस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यूज किया। दूसरा है डिसेंट सिलेक्टर। ये होता है क्या, ये हम सेपरेट स्पेस करके लिखते हैं। सारी चीजें मैं एडिटर में बताऊंगा। क्लास सिलेक्टर आपने यूज किया डॉट करके जो लिखते हैं आप। आईडी सिलेक्टर में होता है क्या है कि हम लोग हैश यूज करते हैं नेम, और इसके बाद फिर पर्टिकुलर नाम देते हैं उस आईडी का, ठीक है। और चार्ट सिलेक्टर की बात करें तो चार्ट सिलेक्टर में कुछ नहीं, आप nth चाइल्ड करके आप इसको लिखते हैं, ताकि कभी कभी आप कई सारे टैग को लिखने के बाद आप सेम चीजें आप उसको रिपीट करते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं सेम टेक्स्ट बार बार प्रिंट हो। तो वैसे स्थिति में हम nth चाइल्ड का यूज करते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। और जो nth चाइल्ड के पीछे जो पहले जो मैं दिया हूँ एरो का साइन, इसको आप कंसीडर ना करें। कि मैं समझने के लिए यहाँ पे दिया था, जब मैं इम्प्लीमेंट करूँ ना तब मैं बताऊंगा, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एक होता है जो प्लस करके लिखा जाता है। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब कि जो जस्ट बगल में ही जो चीजें हैं उस पर सीएसएस अप्लाई करना, ठीक है। और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है? ये जनरल, इसको सामान्य मानो, ठीक है। और सिलेक्टर तो खैर है ही। सिबलिंग का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर हम कंटिन्यू कोई टैग रिपीटेशन में लिख रहे हैं, डुप्लीकेट टैग यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, और हम चाहते हैं कि वो इंटायर कंटेंट है जो उसका सीएसएस चेंज हो जाए, ठीक है। मुझे ईच एंड एवरी टैग में जाकर सीएसएस अप्लाई ना करना पड़े, और मैं चाहता हूँ कि सेम सीएसएस अप्लाई करूँ, तो टिल्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। सूडो सिलेक्टर क्या होता है? आपने सुना होगा हाउवर, बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीजें जो सूडो सिलेक्टर है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, हाउवर के बारे में। और यूनिवर्सल सिलेक्टर आपने देखा था पिछला वीडियो में, एस्टेरिक्स, जिसमें एस्टेरिक्स देने के बाद कर्ली ब्रेसेस लिखा था और मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो किया था, ताकि इंटायर प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो फिक्स हो सके लेफ्ट राइट में, ओके। तो चलिए सबको हम डिले थोड़ा ना करते हुए तो शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें कवर करनी है, ठीक। तो ये है मेरा कोड एडिटर। हम क्या करें कि एक फाइल क्रिएट करेंगे इसके लिए, ठीक है। फाइल का नाम देंगे हम day6.html। जब day6 लिखे हैं तो हम जस्ट से तुरंत हम सी एस एस बना लेते हैं, तो day6.css। अब जब सी एस एस हो गया तो दोनों का कंबाइन करना भी बनता है, तो कंबाइन कर लेते हैं बॉयलर प्लेट के जरिए। देखिए जो बच्चे नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो में जम करके देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, तो आप शुरू से वीडियो को देख लीजिए। फिर भी अगर आप स्टे करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट स्लैश, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कि कौन सा फाइल था, तो सी day6 का CSS था। चलिए यहाँ पे एक स्मॉल हम div ले लेते हैं। div लेने के बाद इसमें हम एक क्लास दे देते हैं, और छोड़िए क्लास तो बहुत यूज किया, आईडी यूज कर लेते हैं। आईडी यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। और यहाँ पे पी टैग देते हैं, और पी टैग कई सारे लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कंटेंट हो, तो कंटेंट कैसा? सबसे पहले तो हमको कंटेंट पूरा में लिखना है, तो करेंगे क्या, तो मैंने एक शॉर्टकट कमांड बताया था, कंट्रोल अल्ट और एरो साइन, ठीक है, जिससे ये सारी चीजें एक बार में कर्सर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोरम लगा देते हैं, 100 और 10 रहने देते हैं, ठीक है, इतना काफी है, 10। चलिए इसको अब यूआई में देखा जाए कैसा आता है। बात को कॉपी करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे ये है, ये रहा। पढ़ाने से पहले ना मुझे इसका सब बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन वगैरह कि क्या दिखाना है हमको, कैसे दिखाना है। तो ये रहा मेरा CSS। कहाँ चला गया? हम्म, ये रहा ब्राउजर का डिस्प्ले, जो सारी चीज़ों को प्रिंट कर रही है।
अब हम अप्लाई करते हैं CSS। जो भी CSS हमने पढ़ा, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हूँ इसमें, ठीक है, ताकि हमको कहीं जाना ना पड़े। नीचे में मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और अपना इस फाइल में जाऊँगा। ठीक है, नीचे में हम इसको पेस्ट कर देते हैं सबसे अच्छा, और ये जरूर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, ये प्रिंट हो गया। हाँ, प्रिंट तो हो गया। इसको इन लाइन में प्रिंट कर देते हैं। चलिए हमें ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक आपको बताया नहीं बताया, आप जान लो। देखिए ब्रेक टैग है, इसको ब्रेक करते हैं। आप जैसे जैसे यूज करोगे ना, प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आपको पता चल जाएगा स्मॉल स्मॉल चीजें क्या होती है। ठीक है, इसलिए आप इसके लिए चिंता ना करो। ये ब्रेक, ये क्या होता है ना, कि ब्रेक भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा इंटायर लाइन को है ना ब्लॉक कर देता है, और ये सेपरेट कर देता है ईच एंड एवरी एलिमेंट को अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ ना हर एक पे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, तोड़ना कहने का मतलब। तो फिर ये जो लाइन है यहाँ पे प्रिंट होगा, इसके बाद हमें ब्रेक कर देगा कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे ब्रेक चाहिए। देखिए ब्रेक कर दिया ना, तो इस तरह से ये प्रिंट हो गया। चलिए एक एक करके हम जानते हैं क्या एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। तो एलिमेंट टाइप सिलेक्टर क्या, एलिमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी है। पी क्या है, एलिमेंट है। तो चलिए हम पी टैग को एलिमेंट ले लेते हैं। आप यहाँ पे भी इस CSS में लिख सकते हैं। तो पी टैग ही एलिमेंट है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको कलर चेंज कर दिया जाए, तो हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, इसको कलर चेंज करेंगे, कलर रख देते हैं रेड। रेड फ्रीक्वेंसी अधिक होती है ना, तो ये नहीं दिखेगा अच्छा। ये देखिए, ये पूरा पूरा रेड हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो पी टैग है वो रिपीटेशन है, डुप्लीकेट है। ठीक है, और उसमें कंटेंट डाला गया है। तो अगर आप पी कैप्चर करोगे तो इंटायर चीजों को ये कैप्चर कर देगा, और कलर इसका रेड कर देगा। तो लो, ये रेड हो गया। तो ये था पी टैग, जो सिंपल है, समझना बहुत ईजी है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, समझते हैं डिसेंट सिलेक्टर क्या होता है। सेपरेट बाय स्पेस लिखा जाता है। जो डिसेंट सिलेक्टर होते हैं ना, इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे पी टैग यूज किए। पी टैग यूज करने का ना एक और तरीका होता है। ऐसे तो जब पी मैंने यूज किया तो इस स्टाइल सीट में, ठीक है, स्टाइल सीट में जब मैंने पी यूज किया, ठीक है, और यूज करने के बाद कलर को चेंज कर दिया। बट HTML में हम कुछ ऐसी स्थिति आएगी, जैसे कि एक और हम डिव यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और डिव के अंदर में हम क्या करते हैं कि पी टैग लिख देते हैं, और कंटिन्यू पी लिख देते हैं, और इसमें भी हम कुछ लॉरम दे देते हैं। लॉरम टेक्स्ट 5 चलेगा। चलिए लिख दी। हुआ क्या, हम चाहते हैं कि पी टैग में ही कुछ कलर को लिखा ये किया जाए, चेंज किया जाए। तो कौन सा पी टैग, यहाँ पे तो दो दो पी टैग है, दो दो बकेट है, दो दो बॉक्स है। यहाँ पे डिव है जिसमें एक आईडी बॉक्स है। अगर आईडी को हटा देते हैं हम कुछ मिनट के लिए, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट हो गया कि एक ही HTML में दो बॉक्स है, दोनों बॉक्स सेम है, डिव डिव है, और पी टैग भी सेम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम लाइन नंबर 11 जो है यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, इस पी में हमको अप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे। अगर हम डिव लिखते हैं, ठीक है, पी लिखते हैं, तो इंटायर में आ जाएगा। कैसे, एक बार लिख के बताता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डिव, लिखा कैसे जाता है डिसेंट को, तो ये स्पेस देकर, बीच में स्पेस, मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और पी लिखूंगा, इसके बाद कर दी ब्रेसेस इंटर। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जब भी हम डिसेंट सिलेक्टर यूज करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा डिसेंट सिलेक्टर। ठीक है, आप भूल जाओगे। आप बार बार इसको याद करने की कोशिश करोगे बट भूल जाओगे। लेकिन जब यूज करोगे ना, तब सिंपल सा ऐसे ही यूज करोगे, डिव लोगे, स्पेस दे दोगे, और आगे का जो टैग है वो लिख दोगे। तो लीजिए, मैं लिख दिया, डिव लिया, स्पेस दिया, पी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इसका। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये दो पी टैग थे इसमें, दो, है ना। यहाँ पे देखिए, सारा के सारा रेड हो गए। क्यों ऐसा, हमने यहाँ पे जो CSS लिया है वो div p लिया है। तो div क्या है, ये तो div तो यूनिवर्सल टैग हो गया एक तरह से, इसको अगर देखा जाए तो ये div यहाँ पे जब आएगा HTML इंजन, तो ये div देखेगा कि चलो div यहाँ पे है, और div के अंदर p है, तो इसको रीड कर देगा।
फिर जब नीचे आएगा तो देखा कि यहाँ पे भी डी है, इसके अंदर पी है, तो इसको रीड कर देगा। तो इस तरह से वर्क करके टेक्स्ट को ये रीड करता जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर रूप से सिर्फ ये बॉक्स है जो चेंजेज हो, ये बॉक्स में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, या फिर आप आईडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, यहाँ पे बॉक्स। चलिए ठीक है, हम जाते हैं सीएसएस में। यहाँ पे div अब नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे div की जगह पे बॉक्स चेंज किया, तो यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। अब ये बॉक्स स्पेस p हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये तो चला गया कलर, ये कलर है, क्योंकि हम सिर्फ इस बॉक्स को फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरह से आया इस बॉक्स को। अगर इस बॉक्स को लिखना चाहेंगे तो इसके लिए हम अलग से क्लास दे देते हैं। क्लास यहाँ पे बॉक्स 1 लिख देते हैं, और बॉक्स 1 लिखने के बाद हम CSS में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉक्स 1, स्पेस देंगे, पी लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, है ना, ब्लू। ठीक है, ब्लू करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लू हो गया। ठीक, तो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है पहले क्लास, ये क्लास इस कैटेगरी में है, तो हम इस पी को सिर्फ टारगेट करेंगे। और ये जो क्लास है बी बॉक्स बॉक्स 1, वो यहाँ पे है, इसलिए इसके अंदर जो जो भी पी है इसको हम अलग से फोकस करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है। चलिए अब थोड़ा हम जानते हैं चाइल्ड और पेरेंट के बारे में थोड़ा। ये जो बॉक्स है ना, ये तो आप जानिए ना कि पेरेंट है, इसके अंदर में जितना भी ये पी टैग है ये चाइल्ड है। तो इसको हम लिखने का तरीका यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि बॉक्स 1 है जो पेरेंट है, और स्पेस देकर यहाँ पे पी को हम चाइल्ड के रूप में लिखें। तो इसी को कहेंगे हम डिसेंट सिलेक्टर। ठीक है, जो कैबिनेटर के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। क्या हम इसके बाद भी स्पेस देकर कुछ लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। कैसे? तो चलिए हम यहाँ पे पहले चेंज करते हैं HTML में। ये हमारा पी टैग है, ये हमारा पी टैग है। इस पी टैग के अंदर में ही हम क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग कर देते हैं। क्या? ये मच्छी मैंने यहाँ पे, चलिए स्पैन ले लेते हैं। ठीक है, स्पैन में ही हम कुछ लिख देते हैं, HERO, हीरो। ठीक है, अब जाकर देखते हैं क्या होता है। हीरो आया, और ये रेड कलर में आया, क्यों? क्योंकि पी में लगा हुआ है। अगर इसको चाहेंगे कि अलग से हम इसको ट्रीट करें तो स्पैन लिखकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या स्पैन के अंदर आप आईडी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग से टैग टेक्स्ट है, तो हम इसको चाहते हैं कि ये अलग से ट्रीट हो, तो आईडी लिखकर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे HERO, हीरो लिखकर आप कहीं पे भी इसका CSS चेंज कर सकते हो। हाँ, आईडी मैंने दिया था इसलिए हैश यहाँ पे यूज करूंगा, HRO हीरो, और यहाँ पे मैं कलर कलर सोचूंगा कि यहाँ पे कोरल कर दूं, कोरल। ठीक है, ये कोरल। जब रिफ्रेश करूंगा ये कोरल कलर हो गया, पता नहीं चल रहा है, इसलिए चलिए इसको चेंज कर देते हैं, और इसको हम चाहते हैं कि इसको ग्रीन कर दें तो ज़्यादा दिखेगा। ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, क्या है ये, आखिर मैंने क्यों ऐसा किया? मैं बताना चाह रहा था कि ये जो डी बॉक्स है ये पेरेंट है, तो इसका चाइल्ड है जो वो ये पी टैग है। बट ये जो फर्स्ट वाला जो पी टैग है, इसका जो चाइल्ड है ये स्पैन है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है, सिंपल। चलिए, तो ये अब चाइल्ड भी आप समझ गए हैं, ठीक है, पेरेंट भी समझ गए हैं। क्या इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं? ये जो हमने पी लिया था बॉक्स, ये इसमें, इसको हम क्या करते हैं, स्पेस देकर ना यहाँ पे हम आईडी लिखते हैं। तो आईडी क्या था, हैश। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हैश। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ये पार्टिकुलर रूप से क्या किया ये, इसको चीजों को थोड़ा समझिए। जब हमने बॉक्स पी लिया लिया था यहाँ पे, बॉक्स पी, तो ये पूरा पी को टारगेट कर रहा था, ये पूरा पी को टारगेट कर रहा था, जितने भी टैग थे, और उसको कलर चेंज करने का कोशिश किया था, तो ये कलर रेड था। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर रूप से एक इस एलिमेंट को कैप्चर किया आईडी के द्वारा। वो आईडी क्या था, हीरो। तो क्या हुआ ना कि जब इंजन ने वर्क किया तो ये बॉक्स के पास आया, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉक्स के पास आया, इसके बाद इसमें ये गया। जब ये इसमें गया पी टैग में, तो पाया कि एक स्पैन टैग है, और इसमें एक आईडी हीरो है। तो जब CSS हमने लिखा इस प्रकार, डॉट बॉक्स पी,
हीरो। तो जो लेटेस्ट रहेगा ना इस करली ब्रेसेस के ठीक बगल में लेटेस्ट, ये इसी चीज को कंसीडर करेगा। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जो भी करली ब्रेसेस के ठीक बगल में रहेगा सटा हुआ, जो भी टैग होंगे यहाँ पे, या जिसको भी ये रिफर करे हीरो, या फिर यहाँ पे आप हो सकता है क्लास भी दे दें डॉट हीरो, HRO हीरो। ठीक है, और आप जाए यहाँ पे HTML में, और यहाँ पे आईडी नहीं देकर ना, यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये हीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर रूप से इस एलिमेंट को ही कैप्चर कर रहा है। इस चीजों को आप अच्छा से इसको समझ लीजिए। ठीक है, लिखने का तरीका। बॉक्स है, चलो ठीक है, हम बॉक्स के अंदर आ गए। पी टैग है, हाँ ठीक है भैया, हम पी टैग के अंदर भी आ गए। ये देखिए यहाँ पे हॉवर आ रहा है, पी टैग के अंदर आ गए। जब पी टैग के अंदर आए तो पता चला कि पी टैग में फिर एक और है हीरो क्लास। हीरो क्लास में भी आ गए। तो हीरो क्लास में जो भी कंटेंट रहेंगे उसको ये रेड कर देगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं HTML में, तो बॉक्स है, हाँ है, पी टैग है, हाँ है, और पी टैग में एक स्पैन है। तो स्पैन तो मुझे इसके बारे में चर्चा करना नहीं है, मुझे तो क्लास यहाँ पे कैप्चर करना है। तो क्लास हमने हीरो कैप्चर किया तो डॉट हीरो लिखा, तो देखा कि यहाँ पे डॉट हीरो है, हीरो के अंदर में जो कंटेंट है वो HERO, उसको रेड कर दिया जाए। तो लोग रेड हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ मिनट के लिए इसको हटा देते हैं स्पैन को। ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं यहीं पे। कमेंट कैसे किया? कंट्रोल और स्लैश से। ठीक है, जाते हैं UI में, रिफ्रेश करते हैं, ये लाइन गायब हो जाएगी। तो ये था डिसेंट सिलेक्टर। आप कंटिन्यू करके भी कितने भी अंदर इसके लिख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हो। जैसे यहाँ पे हम एक और चीज देते हैं, div लिखते हैं। div के अंदर हम एक H1 टैग लिखते हैं। H1 में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड में हम चाहते हैं क्या कि हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज हो जाए। कैसे लिखेंगे? तो ये बॉक्स है पेरेंट, इसके अंदर ये बॉक्स, ये एक और बॉक्स है जो div है, ये क्या है? ये चाइल्ड है। ठीक है, इसका चाइल्ड, और इस बॉक्स का चाइल्ड क्या है? H1 है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BOX बॉक्स, स्पेस देकर हम div, फिर स्पेस देकर हम H1, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट देकर इसका कलर चेंज कर देंगे। हाँ, हम कर सकते हैं। ये सीक्वेंस देखिए, समझिए सीक्वेंस। बॉक्स है, पहले हम HTML को ना बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कि ये बॉक्स लिखा हूं मैं, इसके अंदर एक एक और बॉक्स है जो div है, लेकिन इसका कोई क्लास नहीं है, और इसके अंदर एक H1 टैग है। ठीक, अब CSS में हम जब इसको लिखेंगे तो CSS को पता चलेगा कि हाँ ये बॉक्स है जो HTML में है। इसके बाद एक div आया है, तो div देखेगा कहाँ है? हाँ, तो div इसके अंदर है, हाँ है, हाँ है। इसके अंदर पे जाएगा तो देखेगा कि H1 है, तो H1 है इसके अंदर, हाँ H1 है। अब जो भी इसके कंटेंट के अंदर होगा उसको वो चेंज कर देगा। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस CSS को, आ जाते हैं हम CSS फाइल में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम चाहेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि कलर चेंज करने से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हम यहाँ पे हम ब्लू करते हैं इसका कलर। ठीक है, UI में जाते हैं और इसको हम रिलोड करते हैं। ये देख लीजिए, किया ना वर्क, हो गया ना ब्लू, हेलो वर्ल्ड, यही था ना हेलो वर्ल्ड। ये तो चीजें इस तरह से लिखी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि डिसेंट को हम कैसे यूज करेंगे, स्पेस देकर। आप कितना भी यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हो। अगर चलिए यहाँ पे हम H1 एक और टैग ले लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्या होगा? ये ब्लू ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर रूप से H1 को ही टारगेट किया है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो चलिए H1 हटाकर हम यहाँ पे हम H3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा H3। अब क्या होगा कि जो H3 टैग में है वही सिर्फ ब्लू होगा। हो गया ना ब्लू? इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार आपको समझ आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है पेरेंट चाइल्ड किस तरह से सीक्वेंस से हमको अंदर आते जाना है, एक सीढ़ी की तरह। ठीक है, मतलब आपको ना CSS को बताना होगा, आपको CSS को बताना होगा। ये कुछ नहीं जानता है, इसको बताना होगा कि हम इस तरह से सीढ़ी बना रहे हैं, और इसके तह तक जाएंगे जहाँ पे मेरा एक कंटेंट है जिसको हमको कलर चेंज करना है, उसका CSS फिक्स करना है। चाहे जो भी फिक्स करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, यहाँ पे CSS आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री है। ठीक है,
बट आपको सीक्वेंस है जो फॉलो करना है, आपको सीएसएस को बताना होगा। चलिए ठीक है, आप इतना समझिए। चलिए ये तो एलिमेंट हो गया, ठीक है, डिसेंट हो गया। और क्लास सिलेक्टर, हमको नहीं लगता क्लास सिलेक्टर के बारे में बताने की जरूरत है, आप इस क्लास सिलेक्टर समझ ही गए होंगे यहाँ पे। ये क्लास सिलेक्टर, ये ठीक है, तो बस यही है क्लास सिलेक्टर, और कुछ नहीं। नेक्स्ट में आते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर भी वही है और कुछ नहीं, सिंपल सा। आप यहाँ पे अब इसको आईडी ही दे दो, चलो हटाओ, आईडी ही दे दो, लो आईडी दे दिया। चलते हैं सीएसएस में। क्या करते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, इसको पहले हटा देते हैं, क्योंकि बॉक्स मेरा रहा नहीं वहाँ पे आईडी। हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, आईडी हो जाएगा बॉक्स 1, ठीक है। ये था बॉक्स 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, बॉक्स 1 ही है, हाँ बॉक्स 1 है। अब बॉक्स 1 का बैकग्राउंड को हम चेंज चेंज कर देते हैं। दीजिए बैकग्राउंड को हम चेंज कर दिया भाई, कर देता हूँ इसको ब्लू, ठीक है। जाएंगे यहाँ पे रिलोड करेंगे, ये ब्लू हो गया बैकग्राउंड। इसका टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट तो ब्लैक है, बट मैं चाहूँगा इसका टेक्स्ट व्हाइट हो जाए, तो यहाँ पे हम कलर लिखेंगे। कलर लिखने के बाद यहाँ पे व्हाइट कलर दे देंगे। क्या ये रन करेगा? हाँ करेगा। क्या ये रन करेगा? हाँ रन करेगा, क्योंकि ये कलर है। कलर कलर हमेशा टेक्स्ट को और कंटेंट को ढूंढता है, देखता है कि अगर कंटेंट है, टेक्स्ट है, तो चलो इसको चेंज कर दिया जाए। कि चेंज किया क्यों? अगर मैं जाऊंगा एचटीएमएल देखूंगा कि ये तो आईडी है, तो मैंने तो इसमें कलर लगाया, तो फिर पी टैग वाला क्यों चेंज हो गया? क्योंकि जो पी टैग है वो इसी बॉक्स के अंदर है, तो ये ढूंढेगा इस अंदर में ही, इसी रेंज में ही, इस रेंज में ये ढूंढेगा कि कहीं कंटेंट है जो जिस पर हम वर्क कर सकता हूँ, जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो कलर देखा कि हाँ भाई पी टैग है, इसमें टेक्स्ट है, तो चलो मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ, तो लो कर दिया वर्क, और हो गया चेंज वाइट। चलिए ठीक है, इतना समझिए। चलिए थोड़ा सा इसमें और खूबसूरती इसको बना दिया जाए। इसको दे दिया जाता है पैडिंग। पैडिंग दे देता हूँ 10 px, ताकि चारों तरफ से ये सेपरेट हो जाए। ये देखिए हो गया ना। ये तो आईडी सिलेक्टर था, आप आईडी सिलेक्टर समझिए किस तरह से होता है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, चाइल्ड सिलेक्टर, nth चाइल्ड क्या होता है? ये nth चाइल्ड आप ऐसे समझ लो, ये जो जितना भी दिख रहा है ना पी टैग, ये सारे चाइल्ड हैं, आपको पता है। nth चाइल्ड का मतलब क्या है? अगर nth है कि मतलब nth का मतलब क्या, कि ये nth टर्म तक जा रहा है। कहने का मतलब कि n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। आप जहां तक लिखो ये nth चाइल्ड है। तो अगर हम पी में बात करें कि पी का पहला चाइल्ड कौन सा है, अगर पी टैग में, तो ये पहला चाइल्ड होगा, ये दूसरा चाइल्ड है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे पता चलेगा, कैसे यूज करेंगे nth चाइल्ड को। सबसे पहला मैं इसको हटा देता हूँ कुछ मिनट के लिए, इसका चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले nth चाइल्ड समझ जाते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे पहले सीएसएस में, और कुछ मिनट के लिए हम इसको भी कंसीडर नहीं करते हैं, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस बॉक्स के अंदर सिर्फ पी है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि इसको रहने दो, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं किया जाए। हम चाहते हैं कि एक अलग सा लीव ले लेते हैं, पूरा स्पेस पड़ा है हमारे लिए, है कि नहीं, तो क्यों इतना ले। यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं, और क्लास दे देता हूँ B01, ठीक है। इसके इनसाइड में जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं पी पी टैग ले लेते हैं, और ये 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 जितने में हो, हमें तो सिर्फ दिखाना है चाइल्ड। चलिए यहाँ पे लॉरम 20 या 15, ये 15 आ गया। जाएंगे यूआई में, प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए, ये सब ऊपर में जितना भी है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर रूप में हम समझ सकें। ये कमेंट हो गया, अब सिर्फ यही दिखेगा, और नीचे जो सिलेक्टर है वो। चलिए अब हम जाएंगे सीएसएस में, और इसको
देखेंगे। तो हमने लिया था क्लास, तो क्लास दे देता हूँ यहाँ पे डॉट B01। ठीक है। आज अब हमको यहाँ पे यूज करना है चाइल्ड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेरेंट की, तो ये तो B01 बॉक्स पेरेंट हो गया, इसके अंदर चाइल्ड हो गया। कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 चाइल्ड हैं हमारे पास। टोटल 8 चाइल्ड हैं। कैसे हम इसको लिखेंगे? जाएंगे हम CSS में, पहले देख लेते हैं। सिंपल सा, पहले ही हम बॉक्स ले लिए। हो सकता है ये DB भी हो, बॉक्स ना हो DB हो। कोलन nth। देखिए जब nth लिखिएगा ना, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, nth चाइल्ड आ गया। यहाँ पे हम कलर लिखते हैं, कलर और रेड। क्या ये वर्क करेगा? क्योंकि इसमें हम कोई चीज, किसी प्रकार का कोई चीज फिक्स नहीं किया हूँ कि हाँ मुझे ये इस चाइल्ड को टारगेट करना है, इस चाइल्ड को टारगेट करना है। किसी प्रकार कोई फिक्स नहीं किया हूँ इसमें, सिंपल से लिख दिया हूँ। तो ये लिखने का तरीका भी गलत है, और ये कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो nth चाइल्ड लगाया है, nth चाइल्ड में कुछ नहीं दिया है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम 1 2 देते हैं 1, तो चाइल्ड 1 को कैप्चर करेगा? देखता हूँ। ले लो, कर दिया कैप्चर। इस चीज को पहले समझिए कि ऐसा क्यों। पहले तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए। ये पहले मैं क्लास लिया, फिर nth लिया, चाइल्ड लिया और 1 दे दिया। चलिए 1 की जगह पे हम 2 दे देते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये पूरा पूरा कलर ऐसा गायब हो गया। 3 देते हैं, ये देखिए ये वर्क ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? हमने जो लगाया है ना nth चार्ट, ये गलत लगाया है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो nth चार्ट लगाया है वो बॉक्स B01 में लगाया है। यहाँ देखिए बिक्स बॉक्स जो है ना, B01 में लगाया है। जबकि जो चाइल्ड हमारा है वो P टैग है। तो P टैग को बताना होगा कि भैया मुझे चाइल्ड 1 चाहिए, तो ये दे देगा कि हाँ भाई मैं ही चाइल्ड 1 हूँ, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है। इस तरह से। तो अगर हम जाते हैं CSS में, यहाँ पे हम स्पेस देके यहाँ पे P लिखेंगे। क्या किया? यहाँ पे क्लास दिया, क्लास है, स्पेस दिया, तो स्पेस दिया इसका मतलब डिसेंट दिया। ठीक है। पी लिया, पी क्या था? मेरा टैग था जो चाइल्ड को बता रहा है कि ये चाइल्ड जो है मेरा वो पी चाइल्ड है, पी टैग का चाइल्ड है। और पी टैग के चाइल्ड में ही हमको पकड़ना है कि कौन सा चाइल्ड को हमको CSS चेंज करना है। तो हम देखिए यहाँ पे पी चाइल्ड को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद nth चाइल्ड इसमें अप्लाई कर दिया कि भाई पी चाइल्ड है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि पी टैग है जो चाइल्ड है। अब मुझे चाइल्ड नंबर 3 को कलर चेंज करना है। अब हम जाएंगे CSS में, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देख लीजिए जो तीसरा जो चाइल्ड था हमारा वो कलर रेड हो गया। आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे 1 2 3, ये तीसरा चाइल्ड चेंज हो गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, 1 तो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है। तो 3 4, और ये रहा हमारा 8। रिफ्रेश करेंगे, ये चाइल्ड नंबर 3। अगर हम चाहें कि नहीं इसको चाइल्ड 1 को हमको कंसिडर करना है, तो लीजिए 1 कीजिए, 1 हो गया। हम इसको कॉपी करके ना दोबारा पेस्ट कर देते हैं नीचे। लीजिए पेस्ट कर दिए। आप चाहते हैं कि चाइल्ड 2 है जो चेंज हो जाए, तो चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि चाइल्ड 3 चेंज हो जाए, फिर चाइल्ड 3 चेंज हो जाएगा। हम चाहेंगे चाइल्ड 4 हो जाए, तो आप इसी तरह आप कितना भी आप लिखो, ये वर्क करेगा ही करेगा। ये देख लीजिए 1 से लेकर 4 तक मैंने लिखा था, 1 से लेकर 4 तक जो चाइल्ड था उसका कलर चेंज हो गया पी टैग में। तो हमको CSS को बताना पड़ेगा कि मेरे भाई कि ये जो B01 है ये मेरा एक बॉक्स है HTML में, और इस बॉक्स के अंदर पी टैग वाला चाइल्ड है।
कैसा चाइल्ड है? तो पी टैग का चाइल्ड है। और इसी पी टैग चाइल्ड का मुझे चौथा चाइल्ड का कलर हमको चेंज करना है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में पढ़कर जब आप लिखिएगा ना कि ये बॉक्स है, चलो बॉक्स दे दिए, इसके अंदर में पी टैग है और पी टैग वाला ही चाइल्ड है, इसलिए हमको पी टैग के चाइल्ड को ही कंसीडर करके इसका नंबर दे देना है, कितना नंबर चाइल्ड है उसको हमको चेंज कर देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। क्या और भी सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं। आप जो करते आ रहे हो ना पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए हम बोल्ड कर देते हैं, इसको जाएंगे तो देखिए बोल्ड हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया ना, सिंपल। ठीक है, तो आपने चार्ट सीख लिया कि चार्ट इस तरह से अप्लाई होता है। चलिए हम चाहते हैं कि जो बार बार हम ये काम कर रहे हैं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं कि एक ही बार पूरा का पूरा चेंज कर दें पी टैग को। हाँ, तो चेंज करने का तरीका है ना, बहुत तरीका है। इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चेंज करने का तरीका है, पहले डॉट लिखेंगे, B01 लिखेंगे और स्पेस देकर पी लिखेंगे और फ्लावर ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे कलर हम चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। जब रेड करेंगे तो पूरा रेड हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका हो गया डिसेंट यूज करके, ठीक है। अब nth चार्ट यूज करके हमको करना है, तो क्या करेंगे, इसमें कोलन देंगे, nth देंगे, चार्ट देंगे और एन डाल देंगे इसके अंदर। एन मतलब जो भी होगा इसमें ना, इसमें जो भी होगा एन में, वो पूरा का पूरा उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। सीएसएस कैसे काम करेगा? जब ये बॉक्स में जाएगा तो देखेगा कि पी टैग है, ठीक है। अब पी टैग देखेगा तो ये तो चाइल्ड के रूप में है। अब चाइल्ड है तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा वो, तो देखेगा कि nth चाइल्ड इसमें अप्लाई है, और nth चाइल्ड अप्लाई तो है लेकिन इसके अंदर पैरामीटर क्या दिया गया है, तो n दे दिया गया है। तो सीएसएस समझ जाता है कि ये बंदा चाहता है कि पूरा का पूरा जो पी टैग है वो कलर उसका चेंज हो जाए रेड में, तो लो ये रेड हो गया, ठीक। और ये भी मैं बताया था कि जो ये करली ब्रेसेस के ठीक बगल में ही रहेगा, इस करली ब्रेसेस के ठीक बगल में ही उस पर ये फोकस करता है और उसी पर ही अपडेट करता है, कलर चेंज करता है, सीएसएस अप्लाई करता है, आप समझ लो। तो इसके बगल में देखिए चाइल्ड एन है, ठीक है। ये पी टैग पी कोलन nth चाइल्ड एन है, तो इतने सारे चीजें इस करली ब्रेसेस के बगल में, तो इसको कंसीडर करेगा और पूरा पूरा इंटायर कलर चेंज कर देगा। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है, चलिए इसको भी हम इसी पे अप्लाई करते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू, अगल बगल में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि A B C D E F, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ए का एडजेसेंट क्या है, हम कहें कि ए का एडजेसेंट बी है, बी का क्या है तो सी है, क्या सी का एडजेसेंट ई होगा? नहीं, ई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डी के बाद है, ये डी का एडजेसेंट है। सी का एडजेसेंट डी है, मतलब मेरे बगल में जो भी पर्सन है उसी को हम कहेंगे कि मेरा ये एडजेसेंट है, और जो आगे का जो पर्सन है उसको कहेंगे कि ये मेरे बाद के पर्सन का एडजेसेंट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है एडजेसेंट। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर हम कहें कि इस पी का एडजेसेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 2 वाला, इसका एडजेसेंट तो ये है। हम ये नहीं कहेंगे कि पी टैग है तो इसका एडजेसेंट ये तो पूरा ही पी होगा, नहीं। एडजेसेंट का मतलब जस्ट इसके बगल में जो भी पर्सन है, जो भी यहाँ पे टैग लिखा हुआ है वो होगा, ठीक है, उस चीज को रिफर करता है। कैसे यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। यूज बहुत कम होता है बट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर इसका यूज है नहीं अभी, हमने ये सीख लिया। चलिए तो पहले हम बॉक्स लिख देते हैं B01, और B01 के बाद एडजेसेंट के लिए हमने यहाँ पे लिखा है क्या, कि हम क्या अप्लाई करते हैं, प्लस अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? प्लस अप्लाई करते हैं। तो हम जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, प्लस दे दिए। इसके बाद क्या है वो टैग, वो पी है, हम पी दे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस प्रेजेंट है। अच्छा है कलर चेंज करना, कलर चेंज कर देते हैं, रेड। रेड तो कर ही रहे हैं, ब्लू कर देता हूँ, ठीक रहेगा। जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, नहीं करेगा वर्क, ये देख लो, ये नहीं करेगा वर्क। क्यों? हमने फिर गलती कर दी, हमने फिर गलती कर दी यहाँ पे, ये देख लो। ये तो था बॉक्स, बॉक्स के अंदर पी टैग था, हमने अप्लाई कहाँ किया एडजेसेंट? यहाँ बॉक्स में अप्लाई करके रखा है, ये देखो बॉक्स में B01 प्लस पी। अब ये बताओ इसका एडजेसेंट कोई है? नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स है।
अगर मैं इस बॉक्स को, ठीक है, यहाँ पे भी एक div देखते हैं, div लिख देता हूँ, और इस div के अंदर भी मैं क्लास लिखता हूँ b01, तब हम कहेंगे कि इस b का, इस बॉक्स का एडजेसेंट ये बॉक्स है। क्यों? क्योंकि ये इसके बगल में है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कहेंगे कि इस बॉक्स का, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का एडजेसेंट ये वाला है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी एक बॉक्स है, तो इसका एडजेसेंट ये होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे बात करेंगे पी का। तो हमको बताना पड़ेगा सीएसएस को फिर कि मेरे भाई ये मेरा बॉक्स है और इसका कोई एडजेसेंट अभी इसमें नहीं है। मेरा जो एडजेसेंट है वो पी टैग के बारे में है। तो पी टैग इसके अंदर है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। ये है मेरा पी टैग। तो अंदर जाने के लिए हमें पहले डिसेंट यूज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, उसके बाद फिर हम पी देते हैं, क्योंकि पी का जो प्लस वाला होगा ना, पी का जो प्लस वाला होगा वही मेरा एडजेसेंट का ही होगा। अभी देखिए क्या हो रहा है। पी प्लस पी, जो रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये जो पहला का जो पी है इसको छोड़ दिया, और जो बच रहा है सबको ये ब्लू कर दिया है। यही किया ये काम। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया है सीएसएस ना, वो डीप के अंदर लिया है, और डीप को वो टारगेट कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर है, इसलिए इसका कलर को चेंज करो। तो ये पी को तो कर ही रहा है, तो एक जो एडजेसेंट में है पहला वाला पी, उसको छोड़ दे रहा है और सबका कलर चेंज कर दे रहा है। हम क्या कहते हैं, हम करते हैं यहाँ पे कि इसको हम हटा देते हैं, पी प्लस पी ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, जब रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं, सेम चीजें ही है। मतलब ये क्या करेगा कि अपना खुद का छोड़ के बगल वालों पर ये फोकस करेगा, और उसी को ये कलर चेंज करना शुरू कर देगा। तो यही कलर ये चेंज कर रहा है, इसी को कहेंगे हम एडजेसेंट। इसका थोड़ा और एक्सपेरिमेंट हम करके देख लेते हैं और ये वर्क कैसे करता है। क्या हम यहाँ पे बॉक्स का हटा आईडी करेंगे तो वर्क करेगा? हाँ, आईडी हटाने के बाद भी वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूज करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, अगर हम इस तरह से लिखे, अगर हम डिसेंट भी इसमें यूज कर देते हैं तो क्या होता है? ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है वर्क? देखो, मैंने पी तो है ना, पी के स्पेस दिया, और ये क्या ना कि जब सीएसएस इंजन रन कर रहा ना, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि पी कहाँ पे है। इसलिए इसको हमको बताना पड़ेगा कि मेरे जो पी है ना, ये इस बॉक्स के अंदर है, और इस बॉक्स के अंदर पी है। मैंने एडजेसेंट जो डिसेंट लगाया वो कंटिन्यू लगा दिया पी स्पेस पी देकर। तो ये इसको ना एक सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर चाहिए, उस कम्बिनेटर को फॉलो करने के लिए, उस सिलेक्टर को फॉलो करने के लिए, जो हमको देना हुआ, तब जाकर ये वर्क करेगा। अगर हम पी यहाँ पे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं .b01 स्पेस, तब क्या वर्क करेगा? देखते हैं। तभी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि पी तो है लेकिन पी के अंदर पी नहीं है। पी के अंदर पी नहीं है। मैंने बताया था कि जो ये करली ब्रेसेस के बगल में जो होगा ना, वो उसको रन करने का कोशिश करता है। तो जब वो देखता है कि पी है, और पी किसके अंदर, वो पी के अंदर है, लेकिन पी के अंदर तो पी है ही नहीं। आप देख लो, पी के अंदर तो पी है ही नहीं। तो ये करेगा वर्क? नहीं करेगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी करके आपको थोड़ा देखना है, जब आप प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, ये हो गया कलेक्शन। एडजस्टमेंट चेंज करना है तो पी प्लस पी कर देते हैं, ताकि एक को छोड़ के उधर का वो कलर को चेंज कर दे। ये हो गया कलर चेंज। चलिए, तो ये तो बात हो गई एडजस्टेंट का। आगे भी जब डिजाइन करेंगे ना, तो इसे यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा, इसके लिए आप चिंता ना करो। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए ही मैं ये सब किया, ताकि आप इसको नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो चीज़ों को, और समझ लो कि होता क्या है। यूज तो बहुत कम करोगे, बट जानना जरूरी है इंटरव्यू के लिए। पूछा जा सकता है कि एडजस्टमेंट सिबलिंग सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं हम, कब यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस सिबलिंग सिलेक्टर का। ठीक है, बट वीडियो तो लंबा हो चुका है, फिर भी अब चाहेंगे कि आप इसको कवर करो।
क्या कुछ और एक्सपेरिमेंट है एडजेसेंट सिबलिंग का, क्योंकि बहुत यूज होते हैं? कुछ और एक्सपेरिमेंट आपको लगता है कि इसमें और भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं H1 H2 टैग? चलिए हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें हम H1 टैग को डाल कर देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे खुद से उतना ही ज्यादा सीखोगे। H1, अब क्या होगा, देखिए क्या होता है। हम क्या करते हैं कि H1 यहाँ पे लिखा था तो H1 दे दिया। ये बॉक्स है, बॉक्स B01, इसके अंदर H1 है। B01 के अंदर H1, हाँ H1 है। H1 का अगर मैं पूछूं कि H1 का एडजेसेंट कौन सा है, तो हम कहें कि ये P है, और इसका एडजेसेंट फिर ये सब है। इस तरह से सीक्वेंसी आगे की ओर बढ़ा है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, कलर को ब्लू रखा। अब जाकर देखते हैं क्या होता है, देखिए क्या होगा। दिख गया, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हुआ, H1 तो कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका एडजेसेंट वाला कलर चेंज हो गया। अब चलिए CSS में मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ये देखिए, जब CSS इंजन रन किया तो बॉक्स के अंदर गया, H1 के पास गया। H1 के जब पास गया तो पाया क्या कि ये एडजेसेंट है P का। ठीक है, तो H1 को तो रहने दिया, और एक कर्ली ब्रेस के बगल में जो टैग था P, उस पर ये फोकस सिर्फ किया, कि ये फोकस किया और उसका कलर चेंज कर दिया। लेकिन ये इसका कलर चेंज नहीं किया P का। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिर्फ H1 का एडजस्टमेंट को ही फोकस किया। H1 का एडजस्टमेंट को ही फोकस करेगा और उसका कलर चेंज करेगा। पिछला बार मैंने क्या देखा था कि जब P को P का टैग ले रहा था यहाँ पे, P+P, और जब यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश कर रहा था, तो इसको छोड़कर पूरा का पूरा ये कर रहा, ये चेंज, कलर चेंज कर रहा था। क्योंकि P+P का मतलब क्या, क्योंकि एक दूसरे का एडजस्टमेंट तो यहाँ कंटिन्यू है ना। देखिए P का एडजस्टमेंट P है, तो जो यहाँ पे रन करेगा तो देखेगा कि ये तो एक और P है, और इसका एडजस्टमेंट भी P ही है, तो इसका भी कलर चेंज कर देगा। फिर जब ये लाइन नंबर 44 के पास आएगा तो देखेगा कि यहाँ पे भी P है, और इसका एडजस्टमेंट भी P है, तो चलो इसका भी चेंज कर दो कलर। तो इस तरह पूरा का पूरा कलर चेंज कर दिया। अब क्या होगा, इस चीजों को अच्छा से समझिए। लेकिन अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको पर्टिकुलर रूप से H1 दे दिया। जब ये H1 हुआ, और जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो सिर्फ यही फर्स्ट लाइन ये चेंज हुआ, और जो लाइन थे चेंज नहीं हुई। ठीक है, वो चेंज करना चाहा, तो जब ये H1 के पास पहुंचा तो P को चेंज कर दिया। जब P को चेंज किया ना, तो देखा कि P के बाद भी P है, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई CSS यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है P+P, यहाँ पे H1+P ही है। देखा कि एक टाइम तो है ही H1+P, तो फिर मैं चेंज क्यों करूँ। अगर हम H1 को फिर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कॉपी करते हैं H1, और इसके बाद हम यहाँ पे H1 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं क्या होता है, ये देख लीजिए क्या हुआ। फिर H1 जब वो रन किया ना CSS इंजन, तो देखा कि H1 है, ये H1 है, प्लस में एडजस्टेंट क्या है P है, तो इसको चलो कलर चेंज कर दो। फिर रन किया, देखा कि अरे H1 है, हाँ H1 है, इसके एडजस्टेंट भी P है, हाँ है, तो लो कलर चेंज कर दो। अगर फिर हम बीच बीच में अगर इसको हम यहाँ पे डाल दें, तो हमेशा एडजस्टेंट को खोजता रहेगा। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने H1 लिखा, फिर P लिखा, फिर H1 लिखा, फिर P लिखा। मैंने इसको हेल्प किया, इस CSS को हेल्प किया इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि वर्क कैसे कर रहा। ये देखिए इस तरह से ये वर्क कर रहा है एडजेसेंट के रूप में। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एडजेसेंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आने वाली है। चलिए अब थोड़ा ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट पेशेंस रखिए, बहुत नॉलेजेबल चीज मैं दे रहा हूँ इस चीज को। सिबलिंग जिसको हम बैक्टी कहते हैं, बैक्टी कहाँ पे मिलेगा हमको, तो शिफ्ट प्लस जो रुपीज का साइन है ना ऊपर में, एक न्यूमेरिकल बटन है 1 2 3 4 5, उसके ठीक लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट बटन जो रुपीज का साइन है, वही है जो टिल्ड है, जो आपको दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको रहने देता हूँ, और यहीं पे इसको मैं हटा देता हूँ, इतने की जरूरत है नहीं, मैं तो समझाने के लिए ये सब किया था। इसको भी हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल सा ये आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बैक्टीक का सिबलिंग समझ जाते हैं, इसको हम रहने देते हैं, और यहाँ पे एक नया CSS हम लिखते हैं। CSS क्या होगा, तो B01 है,
और यहाँ पे पी है। ठीक है, पहले हम बैकटिक ऐसे ही लगा कर देखते हैं, बैकटिक पी। क्या ये वर्क करेगा? आप बताओ, कमेंट कर देना। कलर रेड, जो हमने बैकटिक लगाया है ना, वो पता है किसमें है? वो बॉक्स में है। तो ये पहले की तरह ये भी वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि जो आपको बैकटिक देना है ना, वो चाइल्ड वाला में देना है, क्योंकि ये बगल वाला को चाहिए। तो ये है बगल वाला, कौन सा? तो ये पी 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 1 से लेकर 8 तक। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर करता है क्या? जनरल का मतलब समान होता है, सिबलिंग का मतलब समझता हूँ कि जैसे रिलेटिव में अगर बोला जाए ये सिबलिंग इसका है, ये इसका सिबलिंग है। तो चाइल्ड से कनेक्टेड एक दूसरे को होते हैं, ठीक है, वंशानुगत जिसको कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप समझ रहे होंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये है सिलेक्टर। ये करता क्या? ये ना पहला को छोड़कर सारा को कलर चेंज कर देता है। इसका यही काम होता है, पहला को छोड़कर सारा को कलर चेंज कर देगा। जब ये रन करेगा CSS, बॉक्स में आएगा, बॉक्स में पहुंचेगा, देखिए यहाँ पे पी है। चलो ठीक है, पी है। अब देखिए यहाँ पे कम्बिनेटर क्या है? ये कम्बिनेटर यहाँ पे है ना, जो वो टिल्ड है, टिल्ड। पिछला बार में कम्बिनेटर प्लस था, लेकिन यहाँ पे टिल्ड है। कम्बिनेटर का मतलब कंबाइन करना होता है, ठीक है। ये छोटी सी चीजें आप समझ रहे होंगे कि कंबाइन करना होता है। तो पी को ये पी के साथ कंबाइन कर रहा है, कम्बिनेटर के रूप में ऐड कर रहा है। तो देख रहा है कि यहाँ पे टिल्ड है। तो जब टिल्ड CSS दिया तो पहचान गया कि अरे ये टिल्ड है। तो हमको इस तरह से वर्क करना है कि पहला को छोड़ देना है, पहला कुछ कंसीडर नहीं करना है, और बाकी जितना भी है सबका कलर चेंज कर देना है। तो लो, ये कलर चेंज कर दिया है सबका। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका था बातें। सुडो सिलेक्टर कैसे वर्क करता है? ये हॉवर क्या है, बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, ठीक है। पहले हॉवर के बारे में जान जाते हैं, क्या होता है हॉवर। हॉवर का मतलब होता है कि आप कर्सर जब आप किसी चीज के ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे हम देखिए ये सब टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम कर्सर ले जा रहे हैं, तो कुछ इफेक्ट आ रहा है? नहीं ना, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम लोग हॉवर यूज करते हैं इफेक्ट डालने के लिए। जाएंगे CSS में, ठीक है, यहाँ पे पी टैग है, इसको हटा देंगे हम। सिंपल सा हम पी टैग ले लेते हैं, डॉट B01, ठीक है। डिसेंट सिलेक्टर लेते हैं पी। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ जो भी पी है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो भी पी है इसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं बॉक्स के अंदर। तो इस पी में हम क्या करते हैं कि कुछ कलर डाल देते हैं पहले। तो कलर डाल दिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये जो मौसम ले जा रहे हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कलर हम यहाँ पे रेड कर देते हैं, रेड तो हो गया है, ठीक है। हॉवर कैसे यूज करेंगे? तो हॉवर यूज करने का सिंपल तरीका, जो भी आप ऊपर में CSS लिखे हैं उसको नीचे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखिए कोलन हॉवर। ये लीजिए, हॉवर हम लिख दिए। अब इस हॉवर में हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर हम क्या करते हैं कि ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कलर को हम ब्लू कर दिए, कहने का मतलब कि जब माउस को अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये है, लेकिन जब देखिए जब माउस हम ले जा रहे हैं ना इस पर, ये देखिए कलर किस तरह चेंज हो रहा है, ब्लू। इसी को कहते हैं हॉवर, जो सूडो सिलेक्टर है, मतलब छुपा हुआ। ये था छुपा हुआ, ऐसे पता चल रहा है कि ये इसको ये इसके अंदर ब्लू कलर भी छिपा हुआ है, नहीं ना। लेकिन जब माउस ले जाएंगे ना तो देखिए पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि जब हम माउस ले जा रहे हैं ना, तो ये जो कर्सर है इस तरह से आ रहा है, मान लिया जाए कि ये कोई टेक्स्ट है, लिखना है, ठीक है, तो उस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कर्सर है ना, वो एक स्पेसिफिक रूप से एक आइकन आ जाए। तो इसके लिए होता है कर्सर पॉइंटर। ये देखिए, ये जो है ना, याद रखिएगा, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया ना, हैंड। हैंड अब लग रहा है कि कोई लिंक है, जब क्लिक करेंगे तो कहीं रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये रिडायरेक्ट होगा? नहीं होगा ये रिडायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज थी इसमें। आप समझ गए होंगे कि ये कम्बिनेटर क्या होता है, ये चीजें सूडो क्या होती है, बिफोर, होवर, आफ्टर, ये चीजें अपना ही भी कंसिडर करोगे तो चलेगा। बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप इस दोनों का यूज करें, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, मैं इसका इम्प्लीमेंट करके डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसका चर्चा नहीं करने वाला। और ये यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसके बारे में मैं आपको बताया था कि यूनिवर्सल ग्रुप में अगर हमको चेंज करना हो CSS तो यूज कर सकते हैं। जैसे मार्जिन पैडिंग, मार्जिन 0 दे देते हैं, पैडिंग 0 दे देते हैं, इसका यूज होता है। ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट उसी के लिए हमेशा यूज लोग करते हैं।
ठीक है, जैसे अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में यहाँ पे एक बॉडी दे देते हैं, सीएसएस में जाकर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी नहीं देकर हम यहाँ पे इनवर्स सिलेक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन 0 और यहाँ पे हम लिख देंगे पैडिंग 0। बस ये इसका यूज हो गया। आप इतना ही समझ लो यहाँ तक। ये देखिए, जब यूज किया तो जो भी मार्जिन ऊपर में था उसको 0 कर दिया, मतलब नेग्लिजिबल कर दिया, हटा दिया। लेफ्ट में था उसको भी हटा दिया और ये फिक्स कर दिया, स्टिकी कर दिया लेफ्ट राइट बोथ साइड। ओके, चलिए, ये तो थी बातें हॉवर की। चलिए, जब हॉवर की बातें की हैं तो एक चीज और भी हम कर ही लेते हैं यहाँ पे। ये जो है ना पी टैग, यहाँ पे हमें एंकर टैग एक दे देता हूँ, एंकर। बट एंकर टैग देने के पहले मैं चाहता हूँ कि एक डीप लिखो, ठीक है, ताकि ये एक ब्लॉक ले ले। चूंकि एंकर टैग है जो इनलाइन एलिमेंट है, एंकर ले लिया। और जो एचरेफ है ना इसको रहने देते हैं, और एचरेफ के अंदर में ही हम इस पी को ये डाल देते हैं, पहले एक पी टैग को। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कैसा दिखता है। ये देख लीजिए, ये पहला वाला जो आ रहा है ना नीचे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन ये बताता है कि इसमें एंकर टैग लगा हुआ है। क्लिक करने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए रिलोड हो रहा है, जब क्लिक कर रहे हैं ना देखिए रिलोड हो रहा है। बाकी सब पे क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो एंकर टैग है ये रिक्वायर कर रहा है कि भैया मेरे अंदर एक चीज और है, उसका भी यूज कर लो। वो क्या है, एच रेफ है, उसका भी यूज कर लो। चलिए यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्या डालेंगे एच रेफ में, बहुत सारी चीजें हम इसमें हम डाल सकते हैं। एचरेफ में हम जिसको हाइपर लिंक करते हैं, इसको हम लिंक कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि इस वीडियो में हम हाइपर लिंक के बारे में भी बता दे रहे हैं, हाइपर लिंक के बारे में। चलिए हाइपर लिंक में क्या डालते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई साइट का नाम, जैसे अमेजोन। ठीक है, कुछ तो आ जाओ, अमेजोन। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस लिंक को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद जाते हैं अपना साइट में, एचरेफ है ना इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया यहाँ पे पेस्ट। और मैं क्या करता हूँ कि जो हमने लिखा था यहाँ पे सी एस एस ना, इसको हटा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया है। ठीक है, अब सही है। इसमें लिंक है, क्लिक करेंगे ना, ये देख लीजिए खुल गया। इसको कहते हैं हाइपर लिंक। जो इसी लिंक के इस लिंक ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर में एक लिंक है जो रिडायरेक्ट कर रहा है हमको अदर पेज पर। बट ये क्या, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसी पेज में ये ओपन हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पेज में ओपन हो, ये कोई अदर टैब खुले और पेज हो ओपन हो। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं इसमें, क्या कि ये जो टैग है ना, हमेशा से याद रखिएगा जब भी हम लिखेंगे वो ओपन टैग में ही होगा। यहाँ पे लिखते हैं एक टारगेट होता है, टारगेट, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ये जो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक प्रॉपर्टी जैसे ही ऐड करेंगे तो समझ जाएगा कि बंदा चाहता क्या है, कि ये जो लिंक है और इसके अंदर में जो डायरेक्ट लिंक डाला गया है दूसरे पेज पे जंप करने के लिए, वो किसी दूसरे टैब में खुले। जब हम ओपन करेंगे तो देखिए ये दूसरा टैब में खुल रहा है, ये टैब मेरा ऐसा ही है। ठीक है, कहने का मतलब यूजर वापस आकर भी दूसरा चीजों को क्लिक कर सकता है, बट उस टाइम में वैसा स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया हाइपर लिंक। क्या हम इस हाइपर लिंक में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एच टी टी पी एस ऐड किया, तो क्या एच टी टी पी एस ही ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं? हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें फाइल ऐड कर सकते हैं, अपना जो फाइल उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक फाइल ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो डॉट लिखेंगे और स्लैश देंगे। जब स्लैश देंगे ना तो इस फोल्डर में, ये जो वेब फोल्डर है इसके अंदर जितना भी फाइल्स हैं उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो डे है, डे का यहाँ पे HTML कनेक्ट हो जाए, ये डे का HTML यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये डे का HTML के पास चला जाएगा, ये पेज ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी। मुझे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पाथ में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिंक के जरिए हम इस पेज में जा सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, रिफ्रेश किए, अपडेट हो गया, क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल गया। और ये देखिए ये डे 1 का आ गया। यहाँ पे आप फोल्डर स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर डेव है, वेव है, डे डॉट एच टी एम एल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हाइपरलिंक होता है, आपने हाइपरलिंक करना सीख गया है। क्या कोई और भी डे हम यहाँ पे लिख सकते हैं? हाँ, हम डे 4, चलिए डे 4 यहाँ पे लिखते हैं, जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
इस डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करते हैं तो देखिए डे 4 में हमने लेआउट को बताया था, ये आ गया यहाँ पे। इस तरह से जब हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे ना, तो इस तरह से हम कंसीडर करके इंटरकनेक्ट करेंगे पेजों पेजों को। तो ये तो रहा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, जो हमने अच्छी तरह से बता दिया है। जिसको अगर लगा होगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ समझ नहीं आया, तब वीडियो के एक बार फिर से देख लेना। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, इसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, आप इसको एक बार देख लो। ये चीजें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज और, ये है स्पेसिफिसिटी वैल्यू। ये कैलकुलेशन था जो मैंने पिछला बार बताया था कि लाइन सी एस एस जो होता है उसका जो वैल्यू 1000 होती है, मैंने इसके बारे में बताया था। क्लास के बारे में बताया था, क्लास में सूडो क्लास हो गया। तो सूडो क्लास कुछ नहीं था, वही जो कोलन करके होवर आपने लिखा ना, वो सूडो क्लास के रूप में हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक टैग हो गया। सूडो एलिमेंट वही है जो आप यूज कर रहे हो होवर के रूप में। जैसे कोलन कोलन बिफोर था, और क्या था, एक आफ्टर था। तो सारी चीजें जो लेगी वो वन टैग लेगी। और ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर ये तो जीरो है ही। कैलकुलेट कैसे करते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका इसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा। जिस तरह से ये क्या है, ये एक तरह से इसको कहेंगे कि ये सी एस एस लिखा हुआ है पी डॉट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट टू, इसका वैल्यू क्या होगा। तीन वैल्यू को जानने से पहले हम चलते हैं अपना एडिटर में, और एक बार जरा इसको पर नजर डालते हैं सी एस एस में। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे स्पेसिफिसिटी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो डॉट बॉक्स है इसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू होती है क्या, 10, प्लस जो div है वो क्या, एक टैग है तो टैग का होता है 1, प्लस S3 क्या है, ये भी टैग है, इसका भी होता है 1। तो 10 1 एंड 1 यानी 12। तो इसका जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो होगी, विशेषता का मान जो होगा वो 12 होगा। तो इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप बात करें इस हैश बॉक्स वन का, तो हैश बॉक्स वन का 100 होगा। क्यों, क्योंकि हैश बॉक्स वन ये आईडी है, और आईडी का जो होता है स्पेसिफिसिटी मान वैल्यू वो होता है 100। यहाँ पे देखिए, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें कि बॉक्स है पी है और डॉट हीरो है, तो ये जो डॉट में दिया हुआ है वो क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लास है और एक टैग है। अगर आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं, तो क्लास का क्या है, 10 है। तो दो क्लास है, तो 10 इंटू 2 यानी 20 हो गया। प्लस में वन टैग है, तो वन टैग है तो टैग का क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके सिंपल से हम बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो वैल्यू इसका होगा वो 20 प्लस 1 होगा इक्वल टू 21 होगा। तो ये होगा स्पेसिफिसिटी मान। ठीक है, थोड़ा इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं ये। तो ये क्या है, ये इनलाइन सी एस एस है। तो इनलाइन सी एस एस आप कितना भी सी एस एस प्रॉपर्टी डाल दो, कलर डाल दो, फॉन्ट साइज डाल दो, फॉन्ट वेट डाल दो, पोजीशन डाल दो, और कुछ भी डाल दो डिस्प्ले, अगर ये इनलाइन में है तो इसका वैल्यू 1000 ही होगी। इसका कंसीडर करते हैं, तो पी क्या है, टैग है। तो टैग का क्या होता है वैल्यू, टैग का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए 1 हो गया। प्लस डॉट टेस्ट वन डॉट, अगर टेस्ट 1 है, आप ये मत देखना कि दोनों और इतना सटा हुआ लिखा हुआ है तो गलत है, नहीं। ये सी एस एस अपना कंसीडर कर लेता है कि जो पी है इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब ये टैग है, तो 1 दे दिया। ठीक है, डॉट टेस्ट 1 है, तो डॉट टेस्ट 1 का मतलब ये कंसीडर कर लिया कि क्लास को बता रहा है, तो ये 10 होगा। क्यों, क्योंकि क्लास का जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है वो 10 है, तो 10 हो गया। डॉट टेस्ट 2 है, ये भी एक क्लास है, तो 10 हो गया। ये नहीं देख रहा है कि टेस्ट 1 क्या है टेस्ट 2 क्या है, वो देख रहा है कि इसके पहले क्या है, तो ये डॉट है। तो समझ गया कि क्लास है, तो 10 + 10 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 21 आ गया। इसकी बात किया जाए तो ये देखिए, हैश है और फिर पी है और ये फिर हैश है। डेमो नंबर क्या है इसका कंसिडर मत करो। ठीक है, ये तो नेम है, कुछ भी हो सकता है। बट जो सी एस एस है ये कैप्चर करेगा हैश। जब हैश देखा कि देखा क्या हैश है, इसका मतलब ये आईडी को रिफर कर रहा है। तो आईडी का जो वैल्यू यहाँ पे होता है वो 100 होता है, तो यहाँ पे 100 कर दिया। पी क्या है, ये टैग है, तो टैग का है क्या है वैल्यू, टैग का, तो यहाँ पे 1 होता है वैल्यू,
तो 1 हो गया, डेमो का 100, तो ये 201। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में आसान क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस तरह से कि ये CSS है, इसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू कैलकुलेट करके हमको बता। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लो कैसे कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम आ, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। अगर सपोज दैट हॉवर की बात की जाए, अगर हॉवर हो ये, तो इसके वैल्यू क्या होगी? तो सेम हॉवर है तो इसका वैल्यू वही 10 हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, एज ए। और ये होगा 10, तो 10 प्लस 10 20, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे जो हॉवर जो क्या है वो सूडो है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सूडो है, सूडो सिलेक्टर। ठीक है, तो इसका वैल्यू है, बट ये सब का ना 1 हम कंसिडर करते हैं, ये टैग में आता है, इसलिए इसको 1 कंसिडर हम करते हैं। इसके बारे में हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक इमेज को लेकर। इसका वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जब पोजीशन वगैरह बताएंगे तब, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।